तो जैसा कि हम लोग जीएस की क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर ध्वनि चैप्टर हो गया है। आशा करते हैं कि आप 1 से 2 बार देख चुके होंगे। अगर 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए। कहा गया है कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कहा गया है एक चीज़ और कि लहरों से डरने वाली नाव कभी पार नहीं करती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आप कोशिश करेंगे तो 100% सफल होंगे। अगर कोशिश करेंगे तो, और कोशिश ही नहीं करेंगे तो बिना कोशिश किए वाले आदमी जहाँ है वहीं रहेंगे और जैसा है वैसे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन जब हमारी शुरुआत होती है तो कोशिश से ही होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय के बाद से हम कोशिश ही करना सीखते हैं, तभी हम चल पाते हैं, तभी हम आगे दौड़ पाते हैं और फिर दौड़ने के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सीख जाते हैं। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को सीखने चलते हैं तो वो हमारी शुरुआत कोशिश से ही होती है। कहावत है कि अ पर्सन हु नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू, अ पर्सन हु नेवर मेक ए मिस्टेक नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिसने कभी गलती नहीं किया, इसका मतलब उसने कभी कोशिश ही नहीं किया होगा कुछ सीखने का, तभी उससे कोई गलती नहीं। तो गलतियां शुरुआती स्टेज में होती हैं और मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे इन चीज़ों को, गलतियों से सीखना ही अच्छा होता है, क्योंकि हम गलती करते हैं, उनको सुधार लेते हैं। जब उनको सुधार लेते हैं तो हम सीख जाते हैं। अगर नहीं सुधार पाते हैं तो इसका मतलब हमने सीखा नहीं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको हर टॉपिक को, लूसेंट टॉपिक को दे रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए वरदान है। भगवान जी जो वरदान देते हैं ना, वो वरदान से कम नहीं है लूसेंट। लेकिन इन लूसेंट को जरूरी है आपको 2 से 4 बार रिपीट अगेन एंड अगेन, जब तक आपके माइंड में नहीं चला जाता है टॉपिक, तब तक आप उसको देखते रहें। एक बार जब टॉपिक अंदर जाने लगेगा तो फिर आप क्लियरली, हमको लग रहा है कि आप सीख जाएंगे और सीखने के रास्ते पर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब हम अपनी टॉपिक की ओर चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है आपका ताप और उष्मा। ताप और उष्मा। ये ताप और उष्मा अर्थात टेम्परेचर एंड हीट। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेम्परेचर और हीट क्या होता है। टेम्परेचर और हीट क्या होता है ये समझेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उष्मीय अवस्था का सूचक है ताप। अर्थात उष्मीय अवस्था का सूचक होने का मतलब है हमको ये बताता है कि कौन चीज़ ठंडा है और कौन चीज़ गर्म है। इसीलिए कहा गया है कि उष्मीय अवस्था के सूचक को ताप कहते हैं। उष्मीय अवस्था के सूचक को ताप कहते हैं। अर्थात ताप हमें ये बताता है कि कौन चीज़ ठंडा है और कौन चीज़ गर्म है। वही उष्मा क्या है, तो उष्मा एक ऊर्जा है। ठीक है, उष्मा जो है ना ऊर्जा है जो निम्न ताप से, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलता है। उष्मा एक ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु में टेम्परेचर को देते हैं, अर्थात ताप देते हैं, तो इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। और ये उष्मा यहाँ ज़्यादा ताप हो गया तो ज़्यादा ताप हो गया अर्थात उच्च ताप हो गया। अब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ये प्रस्थान करेगा, इसी को हम
ऊष्मा कहते हैं, और ऊष्मा इसलिए एक ऊर्जा बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा है क्या और ताप क्या है। अब हम बढ़ेंगे, जो ताप और ऊष्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम तापमापी की चर्चा करेंगे। ताप से आपको ताप से तापमापी की चर्चा करना है। तापमापी, तापमापी डिफरेंस तरीके के हैं, डिफरेंस तरीके के हैं। तो उन डिफरेंस तरीके को आपको जानना है कि एक तापमापी द्रव तापमापी होता है। द्रव तापमापी से मतलब ये हुआ कि उसमें द्रव भरा होता है, तापमापी में द्रव भरा होता है। जैसे अल्कोहल या पारा को भर करके अगर हम तापमापी बनाते हैं तो उसको हम द्रव तापमापी कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं बता रहा था कि द्रव तापमापी होता है। द्रव तापमापी से मतलब ये हो गया कि जिसमें द्रव भरा होता है, जैसे एल्कोहल और पारा, ठीक है। द्रव तापमापी में एल्कोहल और पारा भरकर बनाते हैं। वही एक प्लेटिनम तापमापी होता है। प्लेटिनम तापमापी, प्लेटिनम तापमापी जो है ना, प्लेटिनम एक धातु है जिससे बनाया जाता है। वही आपका डॉक्टरी होता है, डॉक्टरी तापमापी, जो डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है गैस तापमापी, गैस तापमापी होता है, उसे ताप युग्मक होता है। उसके बाद है लास्ट आपका विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण, अब सर ये सारे तापमापी आपने बताया, तो आखिर इसका यूज क्या है, कैसे है, किस तरह से है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं कि तापमापी कितने प्रकार के हैं या तापमापी कौन कौन है। एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि भाई कितना डिग्री सेल्सियस तक जो है द्रव तापमापी माप सकता है, कितना डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे नाप सकता है। द्रव तापमापी का यूज -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मतलब इतना से नीचे नापना अगर है, अगर टेम्परेचर -40 से नीचे गया है तो उसको मापना है, तो हम द्रव तापमापी का यूज करेंगे, ठीक है। वही प्लेटिनम तापमापी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आप यहाँ पे -200 से लेकर -200 से लेकर के 12,000 डिग्री सेल्सियस तक आप ऊपर माप सकते हैं। यानी कहने का मतलब है -200 से स्टार्ट होगा और 12,000 तक जाएगा डिग्री सेल्सियस में, माइनस में नहीं, 12 से है, माने 12,000 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी -200 छोटा है और ये बड़ा है, तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सीधा 12,000 डिग्री सेल्सियस तक हम प्लेटिनम तापमापी से माप सकते हैं। वही डॉक्टरी तापमापी तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो 95 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं, यहाँ सेल्सियस बोल रहे हैं, यहाँ भी सेल्सियस बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ 95 फ़ारेनहाइट से, ठीक है, 110 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 110 फ़ारेनहाइट मतलब कहने का मतलब है कि शुरुआती उसका जो टेम्परेचर जो मापक बना होगा तो उसमें लिखा होगा 95 से लेके 110 तक। बेशक नहीं होता है किसी को फीवर, उतना होगा तो फिर उससे पहले ही डेथ हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि इतना डिग्री तक बना हुआ है, 95 तक मिनिमम और हाईएस्ट 110 तक। तो पूछा जाता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में लोएस्ट कितना लिखा हुआ है। आप रोज देख रहे हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं तो फैक्टों को देख लेते हैं, ताकि उन फैक्टों को अगर पूछा जाए तो हम जवाब देते। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि फ़ारेनहाइट। अब हम आगे बताएंगे कि भाई कितने तरीके के मापक हैं, वो चीज़ हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से तापमापी है। अब गैस तापमापी में क्या होता है कि 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। 500 से 1500 ध्यान रखेंगे सेल्सियस में,
सेल्सियस में मापा जाता है 500 से 1500। और वही ताप युग्मक जो है वो आपका है -200 से 1600 है। और पूर्ण सर इसमें H2N2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। हम सारे चीजों की बात बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। एक एक चीजों को मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब है कि 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 अगर हमको मापना है तो ये आप ताप युग्मक का भी प्रयोग कर लेते हैं। और पूर्ण विकिरण जो है मापी को हम प्रयोग करते हैं 800 से ऊपर के लिए, 800 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सूर्य का तापमान मापना है तो यही पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है। मतलब पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग हम सूर्य के तापमान को मापने के लिए करते हैं। तो 800 से क्योंकि ये ऊपर मापा जाता है, और 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य का तापमान, औसत रूप में 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखिए कि इसीलिए हम सूर्य के तापमान को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट अगेन, द्रव तापमापी, प्लेटिनम तापमापी, डॉक्टरी तापमापी होता है, गैस तापमापी, ताप युग्मक होता है, पूर्ण विकिरण तापमापी होते हैं। सबके अपने अपने मापक है और अपने अपने परिसर है, जो उसके आधार पर आप परास है, जो परास के आधार पर मापते हैं। ठीक है, सबके परास अलग अलग है। आप इस परास को थोड़ा सा ज्यादातर मेनली आपको डॉक्टरी थर्मामीटर को याद रखना है, क्योंकि जीवन में हमेशा हम डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं। और नॉर्मली कॉमन चीज जो है ना हमेशा पूछा जाता है, हालांकि हमने सब बता दिया है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि भाई ये जो तापमापी है, ये तापमापी का पैमाना अलग अलग है। उन पैमाना को हमको देखना है कि भाई कौन पैमाना क्या है, ये इन चीजों को हमको देखना है कि तापमापी का पैमाना क्या क्या होता है। तापमापी के पैमाना कितने प्रकार के, ये पहले समझ लीजिए। ये तापमापी पैमाना जो होता है सेल्सियस में मापते हैं हम लोग, सेल्सियस। उसके बाद है आपका फारेनहाइट, फारेनहाइट, र्यूमर। उसके बाद है आपका केल्विन। तो इस तरह से पैमाना 1 2 3 4 पैमाना है। ठीक है, 4 पैमाना है जिसको हमको ध्यान रखना है। जब आप पैमाना को देखेंगे तो सेल्सियस पैमाना पर कितना से मतलब उसका परास कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सेल्सियस पैमाना का जो परास होता है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखेंगे, जो सेल्सियस पैमाना होगा शुरुआती कहाँ से होगा 0 से, और लास्ट कहाँ होगा 100 पर। ठीक है, वही फ़ारेनहाइट पैमाना जो होगा वो 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक होगा। 32 फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 फ़ारेनहाइट तक होगा, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है आपका र्यूमर पैमाना, जो कि 0 से लेकर के 80 र्यूमर तक होगा, 0 से लेकर के 80 र्यूमर तक होगा। वही आपका है लास्ट आपका केल्विन, जो केल्विन स्टार्ट होता है 273 केल्विन, 273 से लेकर के 373 केल्विन। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर केल्विन का बोलेगा कि केल्विन का निम्नतम परास क्या है तो 273, उच्चतम क्या है तो 373। वही सेल्सियस का निम्नतम परास क्या है 0 और 100। वही फ़ारेनहाइट में निम्नतम क्या है 32 और 212 उच्चतम है। यहाँ निम्नतम 0 है और उच्चतम यहाँ उच्चतम 80 है। ठीक है, अब यही इसीलिए इन तीनों में एक रिलेशन है, जिस रिलेशन के जरिए हम किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट से हम र्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और र्यूमर से हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। उसीलिए इस रिलेशन को हमको ध्यान रखना है। C/100 मतलब सेल्सियस बटे 100 बराबर हो जाता है, सेल्सियस बटे 100 बराबर हो जाता है फ़ारेनहाइट में से घटा करके 32, अब बटे में आपको 180 लिखना है। क्या लिखना है 180।
तो ये दोनों बराबर है। अगर हमको सेल्सियस पता है तो हम फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट पता है तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है तो फ़ारेनहाइट यहाँ रख दीजिए और घटा दीजिए 32 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेल्सियस निकाल दीजिए। ठीक उसी तरीके से हम इसके बराबर R/80 लिख सकते हैं, अर्थात र्यूमर बटे 80 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? र्यूमर बटे 80। अगर आपको र्यूमर पता है और फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप फ़ारेनहाइट में र्यूमर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से केल्विन से हमको कन्वर्टर करना है कि K माइनस होता है 273 अब बटे में 100। K माइनस 273 अब बटे में 100 होगा। ठीक है, बटे में 100 होगा। क्या होगा? बटे में से होगा 100 होगा। आप देख लीजिए कि अगर मान लो हम इसको और इसको बराबर करें, इसको और इसको बराबर करें तो देख लीजिए C/100 अब बराबर में हो जाएगा K माइनस 273 बटे 100। अब यहाँ 100 से 100 कट गया तो इसका मतलब C बराबर क्या हो गया? K माइनस 273 K 273 माइनस K, सॉरी नहीं K माइनस 273। अब यहाँ K माइनस 273 ये ध्यान कर लेंगे होगा C बराबर। ठीक है, C बराबर K माइनस 273। अर्थात कहने का मतलब है कि ये याद रखिएगा कि K बराबर अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, अगर ये 273 इधर आ जाएगा तो C में हम क्या जोड़ देंगे? 273 का K। अर्थात कोई भी केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। अगर मान लो कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो कितना हो जाएगा केल्विन में? तो 273 में 4 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल गया कि नहीं बदल गया? उसी तरीके से अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है तो क्या कर देंगे हम? 283। तो कितना हो जाएगा? तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्फ का जो गलनांक है, अर्थात बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर गलता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो केल्विन में कितना डिग्री पर होगा? तो केल्विन में 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन। आगे समझ में, 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 का 273 ही रह जाएगा। उसी तरीके से बोलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो केल्विन में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे हमको 100 डिग्री सेल्सियस जान रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है जल का। अब जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में पूछेगा तो क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। 273 क्या कर देंगे? 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 373। तो 373 बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात उबलने का जो पॉइंट है ये 373 है। तो इस तरह से हम सेल्सियस से केल्विन में बदल लेते हैं, केल्विन से सेल्सियस में। उसी तरीके से हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अब आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस 37 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हम मापते हैं फीवर किसी का फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हम बोलते हैं कि कितना बुखार है, 98 बुखार है, 99 बुखार है, ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बुखार फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। तो उसको हमको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा 37 डिग्री को कन्वर्ट करो तो 37 हम क्या बोले हैं कि 37/100 हो जाएगा। 37/100 अब बराबर में कितना हो जाएगा? F माइनस 32 अब बटे में कितना? 180। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे फ़ारेनहाइट की तो उस समय 98 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो भी हो 98 पॉइंट कुछ आएगा। तो ध्यान रखना, ये इसको 98.6 आता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि हम टेम्परेचर को पैमाना किन किन तरीकों से माप सकते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। और एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाई इसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या केल्विन को कितना केल्विन जो है ना, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने केल्विन का होता है। तो आप सेल्सियस में तो आपको जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर मतलब जल उबलने लगता है, तो फिर कितना केल्विन पर होगा? तो 373। 100 बढ़ा देंगे, अर्थात जितना सेल्सियस रहेगा केल्विन में बदलने के लिए हम उतना क्या करते हैं? हम बढ़ा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि ये मापक जो है आपको पूछा जा सकता है। अब हम विभिन्न पैमाना का जो है, अब जल पूछा जाता है कि जल का जो पैमाना है सेल्सियस में क्या होगा, तो वही मतलब जल का बोलेगा कि जल का पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कि फ़ारेनहाइट में वो कितना आ जाएगा। उसके बाद आपका है केल्विन में कितना आ जाएगा। ठीक है, तो जल 0 डिग्री सेल्सियस मतलब जल का पैमाना जो सेल्सियस में 0 है,
तो यहाँ 32 होगा और यहाँ यहाँ 273। 273 होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि इस तरह से हम बताते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पैमाना समझ में आ गया होगा। और एक चीज आप ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य मतलब सबसे छोटा तापमान क्या होता है, तो परम शून्य तापमान 273.15 होता है। कभी कभी एग्जाम में 273 भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे क्या होता है 273.15। तो परम शून्य ताप एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ताप से समझ में आ गया होगा कि ताप के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम उष्मा की चर्चा करेंगे कि उष्मा क्या होता है। तो उष्मा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कार्य करते हैं, ठीक है, और जितना कार्य करते हैं उस कार्य करने में उष्मा उत्पन्न होता है। कोई भी काम करते हैं तो आपको हीट उत्पन्न होता है। जैसे कहने का मतलब गर्मी उत्पन्न होता है शरीर में। जितना काम किए हैं उस काम में थोड़ा सा गर्मी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उस गर्मी में मतलब किया गया काम और उत्पन्न हीट बटा कर देते हैं, तो जो निकल के आता है वही उष्मा होता है। क्या होता है, जो निकल के आता है वही उष्मा होता है। आगे समझ में, अर्थात कहने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना यह है कि आपने जितना काम किया और काम करने में जो गर्मी हीट उत्पन्न हुआ, उन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, तो वही अनुपात आपका क्या कहलाता है, उष्मा कहलाता है। तो मेरे ख्याल से उष्मा क्या है ये समझ में आ गया होगा। आगे समझ में आगे नहीं कि उष्मा क्या है। अब उष्मा क्या है ये समझ में आ गया है, तो आप ये जान लीजिए कि उष्मा को, ये एक उष्मा बराबर होता है 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। मतलब एक उष्मा के बराबर कितना होता है, ठीक है, 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। अर्थात उष्मा को हम जूल में माप सकते, ठीक है, जूल पर किलो या कैलोरी में मापते हैं। याद रखिएगा, उष्मा को हम किस में मापते हैं, कैलोरी में। तो ठीक है, जूल में भी मापते हैं, लेकिन ये इसके जो भी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो जूल प्रति किलो कैलोरी आएगा। तो अब इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किलो कैलोरी की जगह कैलोरी लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, 3 अंक के बाद जो है ना पॉइंट दे देंगे, अर्थात 4.186 जूल किलो प्रति कैलोरी। ठीक है, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है किलो हटाना है, तो किलो हटाएंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम उष्मा को किस में मापते हैं और एक उष्मा बराबर क्या होता है। कभी कभी हम कैलोरी में भी माप लेते हैं। एक उष्मा के मतलब हो जाएगा आपको 0.24 कैलोरी भी होता है, 0.24 कैलोरी। ठीक है, एक जूल का मतलब होता है, क्या होता है, एक जूल का मतलब 0.24 कैलोरी। एक जूल का मतलब 0.24 कैलोरी। आगे समझ में, चलिए आगे देख लीजिए, पीछे बातों को ध्यान में कीजिए। ठीक है, ज्यादा बोलने से कोई फायदा है नहीं, जितना समझ में आ रहा है उसको समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, फिर एक बार आप दोबारा देख लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपको हम यह बता दें कि अगर मान लीजिए कि बंद कोई भी बंद परिपथ है। बंद परिपथ का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या? नहीं, घर में बंद का बंद परिपथ नहीं बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक कोई तार लगा दिए, तार को हम परिपथ कहते हैं। ठीक है, और एक खुला परिपथ होता है, एक बंद परिपथ होता है। ठीक है, खुला परिपथ क्या होगा और बंद परिपथ क्या होगा, तो यानी स्विच ऑन और ऑफ को हम खुला परिपथ और बंद परिपथ कहते हैं। आ गया, यानी स्विच ऑन और ऑफ। तो ऑन करेंगे तो क्या होगा, धारा बहने लग जाएगा, धारा बहने लग जाएगा। तो बस बंद परिपथ में जो है ना, हम क्या कहते हैं, धारा क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, स्विच ऑन को हम बंद परिपथ कहते हैं और खुला परिपथ ऑफ होता है। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें कंफ्यूजन बच्चा को रहता तो मैंने हम आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, नहीं उल्टा होता है इसका, उल्टा प्रभाव पड़ता है। बंद परिपथ का मतलब हो गया कि स्विच ऑन हो गया। ठीक है, और खुला परिपथ का मतलब हो गया, खुला का मतलब परिपथ खुल गया, यानी खुल गया इसका मतलब क्या, हट गया। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि दो परिपथ है,
एक परिपथ है, ठीक है। अब इसको खोल दिए कि मतलब ये नीचे आ गया, ये ऊपर हो गया, तो बंद, मतलब वो अब धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब बंद कर देंगे तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे से सट जाएगा, तो सट जाएगा, इसीलिए ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चा को कि खुला का मतलब ऐसे होगा, बंद का ऐसा। ध्यान कर लीजिए, परिपथ में ऐसा पूछा जाता है, तो ध्यान। अब हम आपको बता देते हैं कि ये सारे चीज, टेम्परेचर से यही सारी चीज पूछे गए हैं, और उष्मा से भी यही सारी चीज पूछे गए हैं। उष्मा बराबर क्या होता है, उष्मा को किसमें मापते हैं, और ये उष्मा जो है आप जान लीजिए कि विशिष्ट, एक विशिष्ट उष्मा भी होता है। विशिष्ट उष्मा क्या होता है ये जान लीजिए। क्या इन्फॉर्मेशन, बस वही इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। आगे बोला है कि भाई इसमें हम बदल देते हैं, उसका उसमें बदल देते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। लिखने के लिए नोट्स में हम सारा चीज़ लिख दिए है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है मैंने बता दिया। चलिए विशिष्ट उष्मा की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि विशिष्ट उष्मा क्या है। तो 1 ग्राम कोई भी चीज, तत्व हो या कोई भी वस्तु हो, 1 ग्राम को लेकर इसकी ताप जो है ना 1 डिग्री सेल्सियस तक हम जब बढ़ा देते हैं, तो इसी उष्मा को हम 1 ग्राम में जितना 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जितनी उष्मा खर्च होगी, उस उष्मा को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जैसे मान लो कि 1 ग्राम कोई वस्तु है, अब इसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, तो इसमें उष्मा खर्चा होगा कि नहीं होगा। उष्मा क्या है, एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो खर्चा होता ही है। तो ऊर्जा खर्चा होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 ग्राम में बढ़ाने के लिए जितनी भी उष्मा खर्चा होगी, उसी उष्मा को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। आगे समझ में, उसी उष्मा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विशिष्ट उष्मा समझ में आ गया होगा। तो हर वस्तु में अलग अलग विशिष्ट उष्मा होती है। अगर सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए तो जल में विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो शीशा में विशिष्ट उष्मा सबसे कम है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है डायरेक्टली कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि निम्न में किसमें विशिष्ट उष्मा अधिक होगा, तो विशिष्ट उष्मा जल में सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है, दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं पानी के बाद बर्फ होता है, ठीक है। बर्फ से ज्यादा आपसे पूछेगा, बर्फ और जल में किसमें विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगा, बर्फ में, ठीक है, बर्फ में होगा या जल में। तो जल में विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगा। यहाँ 1 होता है तो यहाँ 0.5 होता है, तो दुगुना का फर्क है। याद रख लीजिए कि जल का और बर्फ का दोनों का याद रख लीजिए। एग्जाम में जल और बर्फ का पूछा जाता है। एक शीशा का भी याद कर लीजिए, शीशा का जो होता है 0.3 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.03 और 0.03 सॉरी 0.03 होता है। कितना होता है, तो शीशा में सबसे कम, जल में सबसे अधिक, बस इतना याद रख। ऐसे सारा चीज लिखा गया है। लोहा में भी होता है, तो ध्यान रख लीजिए। ऑप्शन में वहां दे दिया जाएगा 4 तत्व दे दिए या 4 वस्तु दे दिए जाएंगे, और बोल देंगे कि भाई किसमें विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो सबसे ज्यादा आपको जल में होता है, लेकिन जनरली सभी बच्चा रट चुका है कि जल में सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा होता है। इसीलिए ध्यान कर लीजिए कि उस बीच का मॉडरेट करना होगा, तो उस बीच का ऑप्शन उठाएगा और दे देगा। तो ध्यान हमको सबको रखना है, किसका किसका रखना है, एक बर्फ का, एक तारपीन का, एक शीशा का। इतना चीजों को ध्यान में आपको रखना है। बर्फ का होता है ये जल का आधा होता है, और उसका आधा तारपीन का होता है। ये बात खाली ऐसे याद कर लीजिए कि 1 का आधा हो गया, आधा तब 0.5 हो गया, किसमें 0.5 हो गया आपका बर्फ में, और उसका आधा 0.25 होता है, तो 0.25 तारपीन में होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इधर शीशा का 0.03, ठीक है, उससे ज्यादा पित्तल में होता है। बस इतना बात को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे हम सबको लिख कर एक बार बता दे रहे हैं, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए हम कौन कौन तत्व के बता रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है, सबसे पहले शीशा है, शीशा के बाद पीतल है, पीतल के बाद लोहा है, लोहा के बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद है आपका संगमरमर, तारपीन है, बर्फ है, उसके बाद पानी है। यही ना है, पानी में 1 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 0.5 होता है, इसमें 0.25 होता है,
0.21 होता है, इसमें होता है 0 कितना है, 21 हाँ 121 होगा, 0.21 इसमें भी होता है। सेल्सियस में दिए हुए हैं। हाँ सारा सेल्सियस में है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सेल्सियस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 0.11 0.11, 0.09 और 0.03, 0.03। तो ये ध्यान में कर लीजिए आप, सबसे कम ठीक है। हम यहाँ लिखने का मेन मतलब ये हो गया कि आप सबको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, मॉडरेट, लेकिन जनरली ज्यादातर आपको फोकस अगर ज्यादा नहीं करना है तो शीशा का फोकस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप तारपीन का कर लीजिए, बर्फ का कर लीजिए और पानी का कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए, आपका एग्जाम में आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं, अभी तक जल से पूछा गया है और बर्फ से पूछा गया है, बस यही दो चीज से पूछा गया है, लेकिन मैं सबको बता दिया हूँ, आप ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हर चीज की जानकारी रहेगी, तो हमको कंफ्यूजन का मतलब टाइम नहीं मिलेगा उस समय, आप ध्यान कर लीजिए। तो अब हम आपको विशिष्ट ऊष्मा बता दिए हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, मैंने ये भी बताया कि विशिष्ट ऊष्मा जैसे 1 ग्राम वस्तु में 1 डिग्री सेल्सियस हीट देने के लिए जितनी ऊष्मा खर्चा होगी ताप देने के लिए, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा खर्चा कहाँ होगी, पानी में। पानी को गर्म करते हैं तो बहुत देर के बाद मतलब वो उकता है और या उससे कुछ निकलता है। कारण क्या है कि उसमें विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, जब तक उसमें ऊष्मा हीट, जब तक वो विशिष्ट ऊष्मा नहीं ले लेता है तब तक वो उबलता, मतलब वो पता नहीं चलता है कि उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होता है, ठीक है। अब ध्यान हो गया होगा, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऊष्मा की। ऊष्मा, फिर एक बार हम ऊष्मा की चर्चा कर देते हैं कि ऊष्मा का संचरण क्या। अब ऊष्मा में ऊष्मा का संचरण होता है और ऊष्मा का प्रसार होता है, तो इसीलिए हम एक बार ऊष्मा की चर्चा और करेंगे। ऊष्मा में क्या होता है, प्रसार। ऊष्मा में क्या होता है, संचरण। अब प्रसार क्या होता है और संचरण क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए कि क्या होता है प्रसार और क्या होता है संचरण, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार को ऊष्मा का प्रसार कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक वस्तु है, ठीक है। अब एक वस्तु है, अब ये लंबा है सीधा, कभी कोई वस्तु ऐसा है तो कोई वस्तु ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुएं हैं। अब अलग अलग वस्तुएं हैं तो हम अगर टेम्परेचर यहाँ देंगे तो ये प्रसार ऐसे होगा, मतलब बढ़ने का मतलब, प्रसार होने का क्या मतलब, बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, तो बढ़ गया, प्रसार हो गया। लेकिन हम जब हम इसमें हीट देंगे, इसमें हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा बढ़ जाएगा, इसमें चारों तरफ से बढ़ गया, तो ये हो गया प्रसार। एक प्रसार होगा जो आपका क्षेत्रीय, ये इस प्रसार को हम रेखीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय। और इसको हम अगर पूरा क्षेत्रफल को घेर लिया है तो क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय। लेकिन पूरा ये डिब्बा को अगर घेर दिया, पूरा डिब्बा में आ गया, तो इसको हम आयतनीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, आयतनीय। तो इस तरह से प्रसार 3 तरीके का होता है। प्रसार मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रसार का मतलब है प्रसारित हो जाना, यानी चारों तरफ फैल जाना। तो इस तरह से चारों तरफ फैलने को हम प्रसार कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्रसार क्या होता है। प्रसार ऊष्मा का जो होता है प्रसार, लेकिन एक तरीके से नहीं होता है, कभी सीधा दिशा में हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऊष्मा क्या है, हीट होता है, तो हीट होता है तो कोई जरूरी नहीं कि हाँ सीधे बढ़ेगा, कभी इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप रेलवे लाइन लगा हुआ है, पटरी, तो पटरी लगा हुआ है तो उस समय रेलवे लाइन का जो है ना वो साइड से प्रसारित नहीं होता है, वो सीधा प्रसारित होता है। मतलब ये रेलवे लाइन के बीच में गैप छोड़ा जाता है, इतना गैप रहता है। गैप क्यों बनाया जाता है, तो गैप बनाने का मेन मकसद है कि इस जब प्रसार होगा तो आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रसार होगा तो क्या होगा, वस्तु आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, यानी कहने का मतलब प्रसार और संचरण। तो ऊष्मा, अगर ऊष्मा चल दिया तो ये संचरण हो गया, लेकिन ऊष्मा नहीं चला, वस्तुएं चल दिया, मतलब हीट आया, जैसे ही हीट आया पूरा में हीट आ गया। अब पूरा में हीट आ गया तो धातु का जो बना होगा तो ये धातु बढ़ जाएगा, ठीक है। धातु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि आप जो बिजली का तार लगा हुआ होता है तो गर्मी में ढीला हो जाता है, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है। गर्मी में क्या हो जाता है, ढीला, और ठंडी में क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मा के कारण प्रसार मेरे ख्याल से समझ में आ गया। लेकिन ऊष्मा जब यहाँ से यहाँ चल के यहाँ आ जाएगा तो इसको प्रसार नहीं, इसको संचरण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसीलिए प्रसार और संचरण अलग अलग है,
आगे समझ में, प्रसार क्या होता है, संचरण क्या होता है, मेरे ख्याल से समझ में। जब हम वस्तु में हीट कर रहे हैं तो वस्तुएं बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रसार। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रसार एक तरीके से नहीं होगा। अगर सीधी दिशा में हो जाता है तो उसको रेखीय कहेंगे। अगर सीधी दिशा में ना होकर के, जैसे कहने का मतलब कोई वस्तु है, अब ये इतना बड़ा दिख रहा है, थोड़ा बढ़ गया इसका आकार, थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसका मतलब सब तरफ से बढ़ा तो क्या हो गया, क्षेत्रीय प्रसार हो गया। और ऊपर भी बढ़ा, नीचे भी बढ़ा, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ गया, तो उसको आयतनीय प्रसार। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इन प्रसार का रिलेशन पूछा जाता है कि रिलेशन क्या होता है, तो 1:2:3 इस रेशियो में प्रसारित होता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसारित होता है तो ये आयतनीय प्रसार होगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय प्रसार, क्योंकि ये स्क्वायर में होता है, ये क्यूब में होता है और ये सिंगल होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा 1:2:3 के में प्रसारित होता है। तो हमने बता दिया है आपको कि प्रसार क्या होता है, और प्रसार के बारे में 3 तरह का प्रसार होता है, तीनों प्रसार को आपको ध्यान में रखना है। प्रसार से मतलब है वस्तु का बढ़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊष्मा का संचरण का। ऊष्मा संचरण 3 तरीके से होता है। संचरण जो होता है 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक चालन होता है, एक संवहन होता है, ठीक है, एक होता है विकिरण। अब ठीक है, अब आपको ये क्यों पढ़ना जरूरी है कि संवहन और चालन और विकिरण। तो जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ये वायुमंडल का गर्म होना ऊष्मा का कौन सा विधि को दर्शाता है, ऊष्मा के कौन से संचरण विधि को दर्शाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो संवहन को दर्शाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो वस्तु होते हैं वो ठंडा क्यों हो जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर कहाँ लगाए जाते हैं, ये पूछा जाता है, इसीलिए हमको ऊष्मा को पढ़ना जरूरी है। रेफ्रिजरेटर आप देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, बता सकते हैं कोई कि रेफ्रिजरेटर अगर किसी को फ्रिज है तो बताओ कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर कहाँ लगा होता है, ऊपर लगा होता है या नीचे लगा होता है? नीचे लगा होता है। जनरली बच्चा कहेगा नीचे लगा होता है, लेकिन लगा रहता है ऊपर लगा रहता है। सर ऊपर क्यों लगाते हैं, नीचे क्यों नहीं लगाते हैं? ऊपर लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, तो वस्तु को ठंडा नहीं कर पाएगा। आगे समझिए, इसीलिए हमको इस पढ़ना जरूरी है, और यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉमन चीज को एग्जाम में उठाकर रख दिया जाता है जो आपको नहीं आता है। ठीक है भाई, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो इसमें जो होता क्या है कि नीचे का जो टेम्परेचर होता है गर्म होता है, ऊपर का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर यहाँ लगा हुआ है, फ्रीजर यहाँ लगा तो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाएगा तो गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ेगा, गर्म की हवा ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इसको आएगा तो ठंडा करेगा, रुक ठंडा करते हैं तुमको, और ठंडा करेगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर का ठंडा नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे का गर्म हो गया, ठंडा हो गया। क्या ऊपर जाएगा तो ठंडा हो अरे जाएगा। नीचे से गर्म हवा जाएगा तो ऊपर फ्रीजर लगा हुआ है, फ्रीजर क्या करता है, ठंडा करता है किसी को, तो ये ठंडा करेगा तो ठंडा फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? गर्म हवा ऊपर उठेगा। तो ये किस कारण से होता है? तो ये संवहन विधि से होता है। किस विधि से हो रहा है? संवहन। तो वायुमंडल का गर्म होना, एक मिनट, हेलो कोचिंग में, आप कहाँ? अच्छा ठीक, पढ़ा रहे हैं, करते हैं बात। तो चलिए देख लीजिए, कहने का मतलब यह है कि संवहन को समझ में आ गया। संवहन विधि से पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नीचे क्यों लगाए जाते हैं, ऊपर क्यों लगाए जाते हैं, नीचे क्यों नहीं लगाए जाते, तो संवहन नहीं होगा। संवहन विधि से यहाँ ठंडा होता है, संवहन विधि से अगर नीचे लगा देंगे तो वो ठंडा ऊपर वाले को ठंडा नहीं कर पाएगा, इसलिए रेफ्रिजरेटर में ऊपर लगाए जाते हैं। आगे समझ में। अब दूसरी बात यह है कि संवहन विधि से जो है ना वायुमंडल हमारा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि नीचे का जो तापमान, जो दिन होता है तो नीचे का तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, नीचे का हवा ऊपर की ओर चलता है, नीचे की हवा क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, और ऊपर का ठंडा हवा नीचे की ओर। इस तरह से याद रखिएगा कि संवहन विधि से क्या है, वायुमंडल गर्म होती है। वायुमंडल जो है ना गर्म होने का मेन रीजन है संवहन। ठीक है, अब उसी तरीके से अब हम विकिरण की बात करेंगे, उससे पहले चालन की बात कर लेते हैं। चालन जो होता है, पूछा जाता है कि चालन जो है कहाँ होता है, तो चालन ठोस में होता है। चालन ठोस में ही होता है, सिर्फ ठोस में।
किस माध्यम है, मतलब चालन को होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम कौन होना चाहिए, ठोस। क्या होना चाहिए, चालन के होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वो माध्यम कैसा होना चाहिए, ठोस। लेकिन संवहन में को होने के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, द्रव और गैस। द्रव और गैस, संवहन किस में होता है, द्रव और गैस में, ठीक है। और चालन किस में होता है, ठोस में। अब चालन का क्या मतलब होता है जान लीजिए कि धातु जो होता है, धातु होता है, यहाँ देख लीजिए धातु होता है, तो धातु में अगर हम यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ तक गर्मी आ जाती है, इसको छुइएगा तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा। लेकिन लकड़ी में क्या कीजिएगा, यहाँ गर्म कीजिएगा तो यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, धातु जो है ना, धातु में चालन होता है, उष्मा का क्या होता है, चालन होता है। आगे समझ में। और किधर से किधर हुआ, तो उच्च ताप से निम्न ताप, किधर से किधर, यहाँ उच्च ताप था ना, तो एग्जाम में पूछा गया है कि उष्मा का चालन कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर या निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, या पूछ दिया जाता है कि बीच से चारों तरफ फैल जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ये बात समझ में। हाँ, लेकिन जनरली हमारा दिमाग उस समय क्या काम करता है कि कम से ज्यादा की ओर होता होगा, जनरली यही ना कहेंगे, लेकिन एग्जाम या जान लीजिए कि कम से ज्यादा की ओर नहीं, ज्यादा से कम की ओर होता है। क्या होता है, ज्यादा से कम। आगे समझ में, तो चालन समझ में आ गया होगा। चालन का मतलब है उष्मा का चल जाना, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाना, उसी को कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना। तो चालन को समझ में आ गया होगा। अब संवहन, आप इसके लेकर के जो है ना, चालन को हम चालकता में मापते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद संवहन समझ में आ गया। विकिरण क्या होता है, तो विकिरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ये निर्वात में चलता है। किस में चलता है, विकिरण जो होता है निर्वात में चलता है। निर्वात का मतलब है वैक्यूम, खाली, कोई माध्यम की जरूरत नहीं। तो पूछा जाता है कि उष्मा का संचरण निर्वात में किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, विकिरण। जैसे सूर्य से उष्मा चलता है हमारे यहाँ, तो वहाँ कौन माध्यम से आता है, तो निर्वात में आता है, कोई माध्यम नहीं होता, बिना माध्यम के आता है यहाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि उष्मा को मतलब जब उष्मा निर्वात माध्यम से आता है तो उसको हम विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकिरण। उस विधि को हम विकिरण कहते हैं। मेरे ख्याल से विकिरण भी समझ में आ गया होगा, विकिरण से पूछा गया है। अब हम बता देते हैं कि विकिरण जो होता है गर्म वस्तुएं से ठंडी वस्तुएं की ओर ही होता है। विकिरण में भी किस वस्तु से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु। पृथ्वी तक सूर्य का उष्मा पहुंचना विकिरण विधि है। पृथ्वी तक सूर्य का उष्मा पहुंचना किस विधि से होता है, विकिरण। क्यों, क्योंकि वहां निर्वात होता है और निर्वात से चलता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर देख लीजिए। चालकता में वही बात बताया है आपको कि भाई लकड़ी जो कौन कौन चीज है जिसमें चालकता होता है, तो उदाहरण दिया है, तो आप उदाहरण को समझ सकते हैं। उदाहरण चालकता में जैसे कहते चालन के आधार पर हम वस्तु को 3 प्रकार बांट सकते हैं। कितने प्रकार से, एक हो जाएगा चालक, ठीक है, सुचालक, क्या है, सुचालक। एक होगा कुचालक, ठीक है, एक होगा उष्मारोधी, तो इस तरह के सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी होता है। जिसमें चल जाता है उसको सुचालक कहते हैं। तो जो धातु है उष्मा को ग्रहण करके आगे बढ़ा देता है तो उसको सुचालक कहेंगे। जो कुचालक जो नहीं कर पाता है उसको कुचालक कहेंगे। तो उसके आधार पर वस्तु को डिवाइड किया जा सकता है। आप इसको समझ सकते हैं। लकड़ी आपसे पूछेगा सुचालक है कि कुचालक, बताइए। कुचालक है, क्योंकि इसमें उष्मा नहीं चलती। उष्मारोधी क्या होता है, तो उष्मारोधी कहने का मतलब कुछ वस्तु ऐसी होती है जो उष्मा को रोकता है। क्या करता है, उष्मारोधी, मतलब चलता तो है उसमें लेकिन उष्मा को रोकने वाला भी होता है, तो उसको हम उष्मारोधी कहेंगे। और सुचालक में कभी उष्मा को रोकने वाला नहीं होता है, और कुचालक में उष्मा का प्रवाहित होता ही नहीं। आगे समझ में। तो इस तरह से डिवाइडेड कर दिया गया है, चालन के आधार पर वस्तुओं को डिवाइड करके बताया गया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए। आगे हम दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोग बताएंगे। हमारे जीवन में इन चीजों का कोई उपयोग है तो जरूर है। कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं इन चीजों का, उसी चीजों को हम अभी बताने जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए। चालन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मैं एक बार बता देना चाहूंगा। इग्लू जैसे क्या, एस्किमो एक जनजाति होता है। एस्किमो एक जनजाति होता है जो बर्फ एरिया में पाया जाता है, बर्फीली एरिया में पाया जाता है। कौन जनजाति होता है, एस्किमो एक जनजाति है जो बर्फीली एरिया में पाया जाता है। तो वो अपना जो घर बनाता है
वो दोहरा दीवार बनाता है, मतलब एक दीवार नहीं डबल दीवार बनाता है। तो ऐसा क्यों बनाता है, कारण क्या है? तो इसलिए वो बनाता है कि उसका जो है उष्मा वो जो है ना कुचालक होता है दीवार, जिसके कारण क्या है उष्मा बाहर नहीं निकल पाए। उष्मा को बाहर न निकलने के लिए दोहरा दीवार का प्रयोग करता है। आगे समझ, चालन ना हो पाए, और चालन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उस जो घर में का जो उष्मा है वो बना है, क्योंकि बर्फीली एरिया में तो वैसे भी ठंडा रहता है। अब ठंडा रहता है तो उष्मा को रोकने के लिए बनाता है। क्या क्या करने के लिए? उष्मा, मतलब चालन को कम करने, सीधा सीधी भाषा में बोले तो चालन को कम करने के लिए वो डबल दीवार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? डबल। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति जो है वो दोहरी दीवार को क्यों बनाते हैं, ठीक है, उष्मा चालन को कम करने के लिए। ये ध्यान से रखिएगा। शीत ऋतु को में लोहे को छुइएगा और लकड़ी को छुइएगा तो उस समय कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? लोहा ठंडा लगेगा। लकड़ी ज्यादा ठंडा क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोहा उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक है। लोहा क्या करता है, लोहा से उष्मा निकल जाता है, तुरंत प्रवेश कर जाता है, लेकिन लकड़ी से उष्मा नहीं निकल जाता है, ना प्रवेश करता है, जो है वो बना रहता है। इसीलिए लोहे का जो है ना, लोहे का आपको ध्यान में रखना है कि लोहे को छूने से ठंडा लगता है और लकड़ी को छूने से उतना ठंडा नहीं, क्योंकि लोहा से उष्मा जितना भी रहता है सब के सब निकल जाता है, लेकिन लकड़ी में जो है वही रहे, क्योंकि वो तो उष्मा को चलाता नहीं। हाँ, तो चालन नहीं होता है, इसके कारण, चालन के कारण लोहा ठंडा हो जाता है। आगे समझ में। उसके बाद है धातु के प्याले में हम चाय नहीं पीते हैं। इसका मतलब ये है कि धातु के प्याले में जब चाय रखेंगे तो वो उष्मा उसमें चल जाएगा, जितना चाय का गर्मी होगा सब किसमें, धातु में प्रवेश कर जाएगा। मालूम चलेगा वो भी गर्म हो जाएगा, ऐसे 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 करके गिरा दे, यानी कहने का मतलब छुएंगे तो वो भी गर्म हो जाएगा। इसके कारण हम धातु के प्याले में चाय नहीं पीते, ज्यादातर हम उष्मा रोधी वाला में पीते हैं या कुचालक वाला में पीते हैं। आगे समझ में। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद है, अब हम बता दे कि संवहन का प्रयोग कहाँ हमारे जीवन में होता है। तो हमने समुद्री समीर और स्थल समीर, आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाए थे तो उस समय भी बताए थे कि समुद्री समीर क्या होता है और स्थल समीर क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि स्थल का हवा जो है ना, स्थल का हवा जब चल गया तो स्थल समीर हो गया। आज जब समुद्र का हवा जब धरती पर आ गया तो वो समुद्री समीर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर दिन में ज्यादा होता है या रात में? स्थल पर टेम्परेचर दिन में ज्यादा हो जाता है। अब तो गर्म हवा हो जाएगा, गर्म हवा उठेगा, ऊपर की ओर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि गर्म हवा को ठंडी हवा क्या करता है, धकेलता है। गर्म हवा को ठंडी हवा क्या करता है, धकेलता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो समुद्र होता है, दिन में समुद्र से हवा किस ओर आता है, स्थल की ओर। दिन में समुद्र की हवा किस ओर आता है, स्थल की ओर। और रात में धरती की हवा किस ओर जाता है, समुद्र की ओर। क्या है, क्या कि जब ठंडा हवा होगा तो ठंडा हवा क्या करेगा, धकेलेगा किधर, गर्म हवा को धकेलेगा और धकेल करके कहाँ ले जाएगा, समुद्र की। दिन में क्या होता है, समुद्र का जो गर्मी होता है कम होता है और स्थल का गर्मी ज्यादा होता है, इसीलिए ठंडा हवा किधर धकेलेगा, गर्म। तो इस तरह से समुद्री समीर और स्थल समीर संवहन के कारण होते हैं। संवहन जिधर होगा उसी मतलब संवहन के माध्यम से वायु गर्म होगा, और गर्म होने पर जो है ना समुद्री समीर और स्थल समीर उठते हैं। तो मेरे ख्याल से समुद्री समीर और स्थल समीर का उठना संवहन है। किस उष्मा का कौन सा विधि है, संवहन। बस उष्मा का विधि आपको ध्यान रखना है। हम अभी फ्रीजर के बारे में तो बता ही दिए हैं कि फ्रीजर को ऊपर क्यों लगाते हैं, ये सारा बता दिए हैं। बिजली की बल्ब में निष्क्रिय गैस भरते हैं, तो बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, पूछा जाता है, तो निष्क्रिय गैस। लेकिन क्यों भरा जाता है, निष्क्रिय गैस भरने से क्या होगा कि उष्मा जो है ना संवहन, उष्मा का संवहन होगा। क्या होगा, उष्मा का संवहन होगा। और जब उष्मा का संवहन होगा तो चारों तरफ उष्मा फैल जाएगा, जिसके कारण फिलामेंट पर जोर नहीं पड़ेगा। फिलामेंट लगा रहता है ना, फिलामेंट रहता है टंगस्टन का बना हुआ, वो गल जाएगा यदि ज्यादा उष्मा का उस पर जोर पड़ेगा। इसीलिए निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि उष्मा कहाँ चले जाए, सब में प्रसारित हो जाए। और जैसे ही सब में प्रसारित हो जाएगा तो फिलामेंट पर जोर नहीं, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। किस लिए, संवहन होने के लिए। किस लिए, संवहन। अब हम विकिरण की बात करेंगे। तो बादल वाली रात पूछा जाता है एग्जाम में कि बादल वाली रात गर्म होगा या स्वच्छ रात, जो बिना बादल वाली रात गर्म होगा। कौन रात गर्म होगा, बिना बादल वाला या बादल वाला? तो बादल वाला रात गर्म होता है, या जनरली आप देख लीजिएगा जिस रात में बादल लगा होगा वो रात गर्म होगा। क्यों गर्म होने का मेन रीजन ये है कि ठंडा नहीं होता, बादल वाला रात गर्म होता है। ठीक है, और बिना बादल वाला रात
ठंडा होता है। अभी बिना बादल अभी बादल आ जाए तो क्योंकि वहाँ ओस गिरता है ना, ओस गिरता है तो ठंडा नहीं होगा। दिन की बात, रात की बात कर रहे हैं, तुम दिन की बात कर रहे हो, कैसे होगा? ठंडा होगा। रात और दिन में फर्क होता है कि नहीं होता? आगे ना समझ में। तो याद रखिएगा कि ये पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा रात ज्यादा गर्म होगा, कौन ठंडा होगा, बादल वाला या बिना बादल वाला? तो बादल वाला। कारण इसका क्या है? विकिरण। क्या है? विकिरण। मतलब बादल वाला रात में विकिरण हो जाता है। विकिरण होने के कारण जो है, जो धरती का जो टेम्परेचर होता है वो बादल ऊपर जाने ही नहीं देता है। क्या करने से नहीं, मतलब ऊपर नहीं भागने नहीं देता है, जिसके कारण नहीं भागने के कारण जो है वो टेम्परेचर जो है ना ज्यादातर हीट हो जाता है और जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म रहता है। तो ये विकिरण के कारण ऐसा होता है। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है, रात बहुत ठंडा होता है। तो याद रखिए कि यही कारण है विकिरण होने के कारण। किस कारण से? विकिरण होने के कारण रेगिस्तान में दिन गर्म हो जाता है, रात बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देख लेंगे। पूरा एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया है। तो अब एंड करते हैं अगले दिन।